Assalamualaikum. Today's topic is meteorites molecules. So what are meteorites? Actually meteorites देखने में फील होते हैं लाइक पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटेओराइट्स जो हैं ये आम लैंग्वेज में अगर हम देखें इनको तो मेटेओराइट्स हम शहाब साकिब को बोलते हैं, टूटे हुए सितारे जो होते हैं उनको बोलते हैं। स्पेस में जो लाइक सितारे टूटते हैं बहुत ही आजकल तो बहुत ही इन चीज़ है ये, लाइक शहाब साकिब, ये टूटता हुआ तारा, वो दुमदार तारा जो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, लग रहा है कि ज़मीन की तरफ आ रहा है, आसमान से टूटकर ज़मीन की तरफ गिर रहा है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेटेओराइट्स। असल में मेटेओराइट्स होते क्या हैं? मेटेओराइट्स ना एक चंक पार्टिकल्स होते हैं, चंक्स ऑफ रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स के। और ये पीसेस जो हैं ये स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं, बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। अगर तो वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के पीसेस हैं तो उन्हें हम चंक्स ऑफ रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये चंक्स ऑफ रॉक्स जो हैं ये आयरन और निकल के बेसिकली होते हैं, आयरन और निकल पर मुश्तमिल होते हैं और ये स्पेस से अर्थ पर आकर गिरते हैं। अब ये सिर्फ अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मेटालिक नहीं होते, लाइक सिर्फ इसमें आयरन और निकल ही नहीं होता, इनके अंदर गैशियस फॉर्म में भी होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं, आयरन और निकल यानी कि मेटालिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि मिक्सचर होता है डिफरेंट पार्टिकल्स का, गैस पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स का और मेटालिक पार्टिकल्स का, मेटल्स का। ठीक है, तो ये आते कहाँ से हैं? ये एक्चुअली एस्टेरॉइड्स के, कॉमेट्स के, मून के, मार्स के और ये इंटरस्टेशियल डस्ट जो होती है, जो खला में जो डस्ट पाई जाती है, स्पेस के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन सब का मिक्सचर होता है ये एस्टेरॉइड से भी आ सकते हैं। कॉमेट्स कहते हैं धूमदार सितारों को। ठीक है, इनमें वो भी आती हैं। लाइक हम सिर्फ ये नहीं ना कह सकते अगर कॉमेट्स धूमदार सितारे हैं तो वो सिर्फ मेटालिक नहीं होंगे, वो सिर्फ चंक ऑफ रॉक नहीं होता, उनके अंदर ना गैशियस जो है मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो लाइक रोशनी करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना वेव लाइक मोशन शो होती है और ऐसे जैसे एक चमकती हुई चीज़ यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ पे ख़त्म हो गई है, जिसे हम कहते हैं कि एक सितारा टूटा है। ठीक है, उनके अंदर हमने अक्सर देखा कि रोशनी शो हो रही होती है। वो रोशनी जो है वो किस वजह से होती है वो रोशनी? अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो रोशनी डस्ट पार्टिकल्स या मेटल्स की वजह से शो हो रही है। नो, वो डस्ट पार्टिकल्स, मेटल्स और एक्चुअली में गैसेस का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, वो गैसेस और मेटल्स जो हैं, जैसे ही गैसेस जो हैं कंडेंस होकर मेटल से टकरा के बाहर निकलती हैं तो वो एक रोशनी की वेव जो है वो शो करती हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो सितारा जो है टूटा है। ठीक है, वो हमें लाइक एक रोशनी की वेव में जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है, वो रोशनी जो निकलती हुई फील होती है ना, एक वेव लाइक मोशन जो उसकी फील होती है रोशनी की फॉर्म में, वो कॉमेट्स होते हैं असल में, जिसे हम धूमदार सितारा कहते हैं। ठीक है, और इनका वेट अगर हम देखें ना तो इनका वेट 1 औंस से लेकर फ्यू टन्स तक होता है। 1 औंस से फ्यू टन्स तक होते हैं, या एक स्मॉलर से बिगेस्ट पार्टिकल्स तक होते हैं ये। और असल में हम इनको ना यहाँ पे बड़ी एक मज़े की चीज़ है कि हम इनको पुअर मैन स्पेस प्रॉब कहते हैं। इन्हें पुअर मैन स्पेस प्रॉब क्यों कहा जाता है? असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि स्पेस प्रॉब होता क्या है। स्पेस प्रॉब एक्चुअली वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो मशीनरी है जो खला में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए भेजी जाती है, स्पेस की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो मशीनरी जो है वो खला में भेजी गई हुई है, यानी भेजी हुई है, और वो क्या करती है, वो वहाँ से साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेती है स्पेस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, और फिर वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अर्थ पे मौजूद लोगों तक वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, वो हमें मिलती है। तो स्पेस प्रॉब असल में उस डिवाइस को कहते हैं, वो डिवाइस जो कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है स्पेस से। ठीक है, इन प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, इस सारी स्पेस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है ना वो उस डिवाइस के थ्रू हो रही है। वो असल में स्पेस प्रॉब जो है वो एक अनपायलटेड अनमैन्ड डिवाइस है। अनपायलटेड अनमैन डिवाइस का मतलब क्या है कि उसमें लाइक कोई पायलट नहीं होता, उसके अंदर कोई मैन नहीं होता जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अंदर जस्ट डिवाइसेस ही, वो एक डिवाइस है जिसके अंदर टूल्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि उस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वहाँ से साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है स्पेस की वो अर्थ पर भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक अनपायलटेड अनमैन डिवाइस है स्पेस प्रॉब। स्पेस प्रॉब के बारे में क्लियर हो गया कि स्पेस प्रॉब क्या है। ठीक है, एक एक्चुअली एक मशीनरी है, एक डिवाइस है जो कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेस में भेजी गई हुई है। तो अगर हम मेटेओराइट्स को हम पुअर मैन स्पेस प्रॉब क्यों कह रहे हैं? तो
पुअर मैन स्पेस प्रॉब हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये स्पेस से जो है फ्री फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसे डाउन अर्थ में ख़ुद ब खुद हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे चंक ऑफ रॉक्स जो हैं या ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं जैसे ही स्पेस से अर्थ पर आते हैं तो साइंटिस्ट जो हैं इन पार्टिकल्स को, इन रॉक्स को जैसे ही कलेक्ट करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो वो साइंटिफिक स्टडी इनकी ये बताती है कि ये मेटेओराइट जो है वो स्पेस में कहाँ से आया है, ठीक है, किस सोलर सिस्टम से ये ड्राइव है, ये मून से है आया कि ये किसी प्लैनेट से है लाइक मार्स से है, कहाँ से है, ठीक है, तो आया कि ये कौन से प्लैनेट से है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं बाहर से जा के नहीं मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ ज़मीन पे बैठे बैठे जो है वो मिल रही है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं पुअर मैन स्पेस प्रॉब, ठीक है। लाइक ये जैसे ही मेटेओराइट्स जो हैं अर्थ पर आकर गिरते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं आइस के अंदर या ओशंस के अंदर, या ऐसे ही ज़मीन पर पड़े रहते हैं जिस एरिया में ये होते हैं जहाँ से साइंटिस्ट को ये मिलते हैं। साइंटिस्ट इनको डिस्कवर करते हैं, फिर इनकी स्टडी करते हैं। जैसे ही वो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें पता चलता है कि किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं। ये आया कि ये मेटालिक हैं, कार्बोनेशियस हैं, या मेटल्स और कार्बोनेशियस, यानी कि कार्बोनेशियस कहते हैं कार्बन पर मुश्तमिल गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। उन या सिर्फ ये लाइक कह लो कि जस्ट रॉक्स हैं, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। और ये कहाँ से आए हैं, किस प्लैनेट से आए हैं, आया कि ये मून के डस्ट पार्टिकल्स हैं या किसी प्लैनेट के डस्ट पार्टिकल है। इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे ज़मीन पर रहते हुए ही मिल जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं पुअर मैन स्पेस प्रॉब। इसके लिए हम कोई आला किस्म की कोई मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हैं जो हमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसके लिए हम कोई आला किस्म के डिवाइसेस नहीं भेज रहे हैं जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे ही ये मेटल्स आती हैं, इन मेटल्स के जैसे ये रॉक्स आती हैं, इन रॉक्स की स्टडी जो है वो ये बताती है ये मेटालिक हैं या कार्बोनेशियस हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, किस किस्म के मेटेओराइट्स हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ बैठे बैठे हमें पता चल जाता है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं पुअर मैन स्पेस प्रॉब, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है कि हम इनको नेम कैसे दिए। ये इनको नेम दिए गए जैसे जैसे ये जिस एरिया में आकर गिरते गए ना, जहाँ जहाँ ये फॉल हुए हैं, जिस एरिया में, वहाँ उस एरिया की बेस पर जो उस एरिया का नेम था उसकी बेस पर इनको नेम दे दिया गया। लाइक हमारे पास यूएस में ये फर्स्ट फॉल गिरे थे, एक स्ट्रीम है वहाँ पे प्रेरी डॉग क्रीक जिसे हम कहते हैं, उस प्रेरी डॉग क्रीक स्ट्रीम के ऊपर आकर गिरी थी ये रॉक्स जो हैं, मेटेओराइट्स जो हैं। तो वहाँ पर उस बेस पर इनको ये नेम दे दिया गया प्रेरी डॉग क्रीक का, ठीक है। और मोरक्को में ये इनको ज़ैगुरा का नेम दिया गया क्योंकि मोरक्को में एक टाउन है, एक विलेज है जिसका नेम है ज़ैगुरा। वहाँ पर आकर ये फॉल हुए थे तो इनको ज़ैगुरा का नेम दे दिया गया। फिर कैंपो डेल साइलो अर्जेंटीना में ना, कैंपो डेल साइलो ये बहुत ही फेमस किस्म का मेटेओराइट है और ये टोटली मेटालिक होता है, यानी आयरन और निकल पर मुश्तमिल होता है। और इस बेस पर, टोटली मेटालिक होने की बेस पर ये बहुत ही फेमस है कैंपो डेल साइलो जो है। और ये अर्जेंटीना के एक एरिया में कैंपो डेल साइलो में आके गिरा था, जिसकी बेस पर इसे कैंपो डेल साइलो मेटेओराइट्स का नेम दे दिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में ये मनराविला में आके गिरा था और उस बेस पर उनको मनराविला का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट ये देखें मेटेओर शावर्स। जैसे ये देखें, ये जो स्टार्स हमें दिखाए गए हैं, जैसे मैंने कहा कि ये शहाबे साकिब हैं, टूटते हुए सितारे हैं जो हमें नज़र आते हैं, उनको ही हम मेटेओर कहते हैं। मेटेओर मीन्स मेटेओराइट्स जो हैं हम रॉक्स को कह रहे हैं ना, जो आके ज़मीन पर गिरती हैं। तो मेटेओर मीन्स जैसे ही वो एक चीज़ आकर एक रॉक आती है, उस सिंगल रॉक को हम कहते हैं मेटेओर। तो मेटेओर शावर्स, ये कितने सारे हमें सितारे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक मेटेओर शावर, इसलिए इनको मेटेओर शावर्स का नेम दिया गया है। बहुत सारे सितारे टूट रहे हैं, वो ज़मीन पर गिर रहे हैं, तो हम इन्हें कह रहे हैं मेटेओर शावर्स। ये वो दिखाए गए हैं जैसे उनकी वेव लाइक मोशन है, वो देखें स्टीलर मोशन है, ठीक है, उनकी वो स्टार जो हैं वो ज़मीन पर आकर गिर रहे हैं, मेटेओराइट्स, इनको हम मेटेओराइट्स कहते हैं। तो मेटेओराइट्स जो हैं ये कैसे दिखाई देते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये देखिए मेटेओराइट्स जो है, ये फर्स्ट मेटेओराइट जो है फर्स्ट पिक्चर में वो मार्स से आया था। इसकी जो स्टडी थी, साइंटिफिक स्टडी से पता चला कि ये जी मार्स से आया है, इसकी स्टडी ये बता रही थी। दूसरा जो मेटेओराइट है वो मून से आया हुआ है और तीसरा वेस्टा है। इनको उस बेस पर नेम दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ मेटेओराइट्स फॉल्स, कि जो मेटेओराइट्स गिरते हैं उनकी वैरायटी कैसी है। इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इसमें
उसमें कुछ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, कॉस्मिक डस्ट के टिनी पार्टिकल्स होते हैं, कोई प्लैनेट का पार्टिकल आ गया, कोई कह लो कि इंटरस्टेलर डस्ट के पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट किस्म का मिक्सचर मौजूद होता है, इसमें वैरायटी ऑफ कह लो कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो कोई मून से भी हो सकते हैं, वो किसी प्लैनेट से भी हो सकते हैं, वो इंटरस्टेलर डस्ट से भी हो सकते हैं, वो कॉस्मिक वेव्स जो होती हैं, कॉस्मिक डस्ट जो होती है वो उनमें से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट वैरायटी होती है इन सब की। और ये जो कॉस्मिक डस्ट के जो टिनी पीसीज हैं, ये उन्होंने कहा कि वो डिफरेंट स्पेसिफिक किस्म के एयरप्लेन्स के ज़रिए इनको ना लाइक कलेक्ट किया गया था, क्योंकि ये लाइक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इतने भी छोटे नहीं थे, लाइक ज़्यादा रॉक्स की तरह नहीं थे, बड़े बड़े पत्थरों की तरह नहीं थे, ज़रा उनसे छोटा साइज़ था इनका। तो ये जैसे अंटार्कटिका में गिरे तो वहाँ की आइस जो थी वहाँ उसके अंदर दफन हो गए, तो इन्हें स्पेसिफिक किस्म के एयरप्लेन्स के ज़रिए वहाँ पे कलेक्ट किया गया। कुछ ओशंस के अंदर गिर गए तो वहाँ से इन्हें कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो इनमें लाइक बताया हुआ है कि डिफरेंट किस्म की मेटल्स भी आ जाती हैं, कार्बोनेशियस भी होते हैं, हर तरह के, यानी कि इनमें वैरायटी पाई जाती है मेटेओराइट्स जो हैं उनमें। ये देखिए नेक्स्ट ये सर्चिंग दिखाई गई है डिफरेंट साइंटिस्ट की, कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो कैसे अर्थ पर मौजूद रॉक्स को स्टडी करते हैं, अर्थ पर मौजूद रॉक्स को उठाते हैं, फिर उन्हें देखते हैं कि कौन सी जो है वो कॉस्मिक रॉक है, ठीक है, कौन सी जो है वो स्पेस से आई हुई रॉक है, फिर उनकी स्टडी करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये रॉक जो है ये मार्स से है, मून से है, या किसी और प्लैनेट से है, या इंटरस्टेलर डस्ट की है, या लाइक इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ना दो तरह के मेटेओराइट्स होते हैं, प्रिमिटिव मेटेओराइट्स और प्रोसेस्ड मेटेओराइट्स। प्रिमिटिव मेटेओराइट्स ये इनकी ना कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है, ये दो तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं मेटेओराइट्स, प्रिमिटिव और प्रोसेस्ड। एक्चुअली जो 4.6 बिलियन ईयर्स से पहले के मेटेओराइट्स थे ना वो प्रिमिटिव मेटेओराइट्स का नेम दिया जाता है उन्हें, और जो 4.6 बिलियन ईयर्स के से यंगर हैं तो उनको हम नाम देते हैं प्रोसेस्ड मेटेओराइट्स का। और वो मेटेओराइट्स जो थे प्रिमिटिव मेटेओराइट्स जो थे वो भी सोलर नेबुला से एक्रिएट किए गए थे, ठीक है। उन्हें लाइक ये समझा जाता था कि ये सोलर नेबुला का हिस्सा हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस्ड हैं इनके बारे में ये बात कन्फर्म्ड होगी कि ये वाकई ही ओरिजिनल सोलर नेबुला का मटीरियल होते हैं, ओरिजिनल सोलर नेबुलर मटीरियल होते हैं। अब ये सोलर नेबुला क्या होता है? सोलर नेबुला एक्चुअली सोलर सिस्टम में ना जो प्लैनेट के दरमियान में और सोलर के दरमियान, सोलर यानी कि सूरज के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे एक ना क्लाउड फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस की और मेटल्स की, मेटल्स और हाइड्रोजन गैस की एक क्लाउड फॉर्मेशन होती है। उस क्लाउड फॉर्मेशन को हम असल में सोलर नेबुला कहते हैं, ठीक है। उस सोलर नेबुला से जो पार्टिकल्स बने हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स अर्थ पर आए हैं, जो रॉक्स अर्थ पर आई हैं सोलर नेबुला से, उनमें कुलियन होने से जो रॉक्स अर्थ पर आती गई हैं वो उन्हें प्रोसेस्ड रॉक्स का नेम दिया गया, ठीक है। और जो उससे 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से जो रॉक्स आती गई उनको प्रिमिटिव रॉक्स का नेम दिया गया, और उसके बाद जो आती गई उन्हें प्रोसेस्ड रॉक्स का नेम दिया गया। मेटेओराइट्स का ओरिजिन क्या है? फिर वही बात कि जो सोलर नेबुला है, क्योंकि वो उसमें हमने कहा कि क्लाउड फॉर्मेशन होती है गैसेस की और मेटल्स की, जैसे गैसेस और मेटल्स जो आपस में मिलती हैं एक क्लाउड फॉर्मेशन होती है। उस क्लाउड फॉर्मेशन को हम सोलर नेबुला कहते हैं, क्योंकि वो सूरज और उसके अर्थ के दरमियान में एक क्लाउड की फॉर्म में बनता है, ठीक है। और ये जो है ये अर्थ, इनका जो डिस्टेंस है ना वो 3 AU का है। स्टोनी वंस, इनमें ना कार्बन रिच वंस रॉक्स भी होती हैं और स्टोनी वंस भी होती हैं। स्टोनी वंस वही कि जिसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे और मेटालिक ज़्यादा होंगी वो स्टोनी हो जाएंगी खुद ब खुद, और जिसमें गैसियस कंटेंट ज़्यादा होगा वो कार्बन रिच होंगी, ठीक है। तो दोनों तरह की उन्होंने बताई हुई है कि जो स्टोनी वंस होती है ना रॉक्स वो सूरज से 3 AU के डिस्टेंस पर होती हैं। अब 3 AU क्या है? 3 AU एक्चुअली ए कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है सूरज से ज़मीन तक का डिस्टेंस, ठीक है। इनके दरमियान में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ना वो किसके कितने डिस्टेंस पर हैं, सूरज से ज़मीन के कितने डिस्टेंस पर पाई जाती हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लाइक यूनिट है मेजरिंग का, ठीक है। तो 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर भी ये पाया जाता है, और जो कार्बन रिच वंस हैं वो 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़रा परे की होती हैं, ठीक है, वो ज़रा उससे दूर की होती हैं। और जो स्टोनी वंस हैं वो 3 AU से 3 AU के क्लोज होती हैं। और जैसे ही है ना इसमें ना एक चीज़ होती है, जैसे ही ये हमें पता है कि अब बात आती है कि ये लाइक रोशनी कैसे शो करते हैं। शहाब साकब जो हैं यानी मेटेओराइट्स जो हैं, जैसे ये स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं तो इनमें ये लाइट अप क्यों होते हैं?
तो इसका आंसर ये है कि इनमें मैंने जैसे बोला कि कुछ मेटालिक होते हैं, कुछ में का जो है वो कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, लाइक गैशियस कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बोनेशियस होते हैं। तो जिनमें ज़्यादातर गैशियस कंटेंट होते हैं ना, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो चमकते हुए इस तरह दिखाई देते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्पेस में और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ बाहर का स्पेस का इन्वायरमेंट जो है, उसका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जबकि अर्थ का इन्वायरमेंट जो है एज़ कम्पेयर टू स्पेस वो थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ही क्लोज होता है इन डस्ट पार्टिकल्स के, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी कॉम्पोजिशन और होती है, जैसे ही ये उस वहाँ से इनमें कोलिजन होती है और वो ये वहाँ से टूट कर ज़मीन की तरफ आते हैं, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस जो है वो ज़मीन की तरफ कम होता जाता है और सूरज से ज़्यादा होता जाता है इनका डिस्टेंस, तो इनमें ना इनकी कॉम्पोजिशन में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो इनका कार्बन कंटेंट है ना, कार्बोनेशियस जो होते हैं ज़्यादा, यानी जिनमें कार्बन कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें गैशियस कंटेंट ज़्यादा होता है, वो गैसेस जो हैं जैसे ही वार्मर इन्वायरमेंट से कूलर इन्वायरमेंट की तरफ आती हैं, अर्थ का इन्वायरमेंट बाहर स्पेस की इन्वायरमेंट के निस्बत कूलर है, ठीक है, क्योंकि वो सूरज के करीब थी, वहाँ पे वार्मर इन्वायरमेंट ज़्यादा था, ठीक है। जैसे ये इस तरफ आती हैं तो इनमें ना ये गैसेस जो हैं कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं, और कंडेंस होकर ये ना पीछे की जानिब मुड़ना शुरू हो जाती हैं, अपने लाइक कूलर इन्वायरमेंट से वार्मर इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक लाइटिंग शो होती है जो कि इनके हेड से अवे होती है और अवे फ्रॉम द अर्थ शो होती है। ये खुद तो आगे की तरफ आ रहे होते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ आ रहे होते हैं, और इनकी लाइट जो है वो पीछे को जा रही होती है। वो असल में यही शो हो रहा होता है कि गैसेस जो हैं वहाँ से कंडेंस होकर पीछे की तरफ को एक्सपैंड होती जा रही होती हैं, ठीक है। वो रोशनी असल में इस वजह से होती है, इनमें मौजूद गैशियस कंटेंट की वजह से रोशनी होती है। नेक्स्ट है कि मेटेओराइट्स की मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। मेटेओराइट्स कॉन्ड्राइट्स भी होते हैं, एकोन्ड्राइट्स भी होती हैं, आयरन भी होते हैं, स्टोनी आयरन भी होते हैं। कॉन्ड्राइट्स जो प्योर कार्बन पर मुश्तमिल होंगे, जो कार्बोनेशियस होंगे, वो कॉन्ड्राइट्स होंगे। कॉन्ड्राइट्स जो कि नॉन कार्बोनेशियस होंगे, जिनमें कार्बन कंटेंट कम होगा या कार्बन कंटेंट नहीं होगा, उन्हें हम कार्बोनेशियस या एकोन्ड्राइट्स बोलेंगे। आयरन जो कि टोटली आयरन पर मुश्तमिल रॉक्स होंगी, उन्हें हम आयरन मेटेओराइट्स बोलेंगे। और जो स्टोनी आयरन जिनमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे और आयरन भी होगा, लेकिन मेटल्स भी होंगी, उन्हें हम स्टोनी आयरन मेटेओराइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये देखें, हमें आयरन मेटेओराइट दिखाया गया है। अभी आयरन मेटेओराइट जो है ये लाइक मेटालिक है, ये आयरन और निकल दोनों के मिलने से बना हुआ है। इसकी जो पिट्स है ना, वो उन्होंने कहा कि ये ना लाइक बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म में होते हैं, चंक्स होते हैं इनके। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर स्पेस से हमारे अर्थ की तरफ आते हैं ना, एटमॉस्फेरिक एंट्री की वजह से ना इनके दरमियान में वो इनकी पिट्स बन जाती हैं, ये स्प्लिट हो जाती है और इनकी पिट्स बन जाती हैं, और वो पिट्स फॉर्म में जो है वो ज़मीन की तरफ आकर गिरते हैं। ये आयरन मेटेओराइट से खाए गए हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट हुए हैं स्टेरॉइड से, उनकी कोर से, ठीक है। ये उनका ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया गया है, कैसे कैसे वो लाइक वहाँ से स्प्लिट होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते होते ज़मीन की तरफ पहुँचते हैं। ये एक्सप्लोजन दिखाया गया है, असल में उनका ओरिजिन दिखाया गया है कि मेटेओराइट्स जो हैं वो असल में बनते कैसे हैं। उनमें कोलिजन होती है और कोलिजन से या एक्सप्लोजन से डिफरेंट पार्टिकल जो हैं वो फिर स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं, तो उन्हें हम मेटेओराइट्स का नाम दे देते हैं। स्टोनी आयरन मेटेओराइट्स जो है ये बहुत ही प्रीटियस मेटेओराइट्स है, बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला मेटेओराइट्स है। इसके अंदर इसकी खूबसूरती की वजह क्या है कि इसमें ना ओलिविन के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आयरन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ओलिविन क्या है? एक रॉक मिनरल है, ठीक है। तो ओलिविन के क्रिस्टल्स जब आयरन के अंदर एम्बेडेड होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर पेश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टोनी आयरन मेटेओराइट्स को प्रीटियस्ट कहा जाता है तमाम इन आयरन रॉक्स की निस्बत भी और कार्बोनेटेड रॉक्स की निस्बत भी, ठीक है। और असल में ना ये एस्टेरॉयड की जो मेंटल है और जो कोर है उनके दरमियान बाउंड्री से निकलते हैं, और वो बाउंड्री जो है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच बाउंड्री होती है। वो उस बाउंड्री में जब लाइक कोलिजन होती है या एक्सप्लोजन होता है तो उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना वो स्टोनी आयरन मेटेओराइट्स होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं।
तो असल में उन्होंने कहा है कि हमें कैसे पता चला कि मेटेओराइट्स कहाँ से आए हैं और हमने इनको क्यों कहा कि ये बेसिकली जो है ये एस्टेरॉइड से आए हैं। तो स्पेक्ट्रा के ज़रिए, स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा एक ग्राफ है जो कि सनलाइट जो कि रिफ्लेक्शन और वेवलेंथ के दरमियान में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्ट्रा की स्टडी के थ्रू हमें ये पता चला कि मेटेओराइट्स जो हैं बेसिकली कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो सन की रिफ्लेक्शन है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया वेवलेंथ ऑफ लाइट और सनलाइट की रिफ्लेक्शन के दरमियान में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया ना, ये ग्राफ जो था, ये स्पेक्ट्रा जो था, ये बहुत ही आइडेंटिकल था कुछ एस्टेरॉइड्स थे, ठीक है, जिसकी बिना पर इनको कहा गया कि इनकी मदर बॉडी जो है वो बेसिकली एस्टेरॉइड है, इनकी पेरेंट बॉडी जो है वो बेसिकली एस्टेरॉइड है। ये एस्टेरॉइड से ही एक्सप्लोसिव फॉर्म में यहाँ अर्थ पर आए हैं या वहाँ से कुलियन होकर ये अर्थ पर आए हैं, ये उसी का हिस्सा है, ये एस्टेरॉइड्स का ही हिस्सा हैं। तो कहाँ से ये हमें पता चला? बेसिकली इसके स्पेक्ट्रा से पता चला, वेवलेंथ ऑफ लाइट से पता चला और सनलाइट की रिफ्लेक्शन से पता चला, ठीक है। सो दैट्स ऑल।